आ गए। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी वन शॉट मैराथन है, ध्यान से अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस रखना। 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, और पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बिना बात करें आगे बढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। सबसे पहला पेज एनसीईआरटी का, जो हमें ये बताता है कि हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत क्यों है। तो आप जानते हैं दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी बनानी है, और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो उसे ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, और एनर्जी बनाते हुए एक बाय प्रोडक्ट बनेगा CO2, जो निकालना पड़ेगा। तो हर जीव को ऑक्सीजन लेनी है, CO2 निकालनी है, और बस उसको कहते हैं ब्रीदिंग। मतलब ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंचाना और CO2 को निकालना, वो ब्रीदिंग है। और हमें इस चैप्टर में यही ब्रीदिंग पढ़नी है। तो एनसीईआरटी कहती है कि दुनिया में ब्रीदिंग के अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट है, स्पॉन्जिस, सीलेंट्रेट, फ्लैट वर्म, वो पूरी बॉडी सरफेस से गैस एक्सचेंज करेंगे। और अर्थवर्म जो है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से, जो ज़मीन पर रहने वाले वो लंग्स से, और लंग्स से सांस लेने को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और कुछ जीव जो है वो स्किन से सांस लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, और स्किन से सांस लेने को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जो पानी में रहते हैं वो गिल से सांस लेते हैं, और गिल से सांस लेने को कहेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। इस पेज पे बस इतनी बातें याद करनी है, उसके बाद आगे बढ़े। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी से सुन लो ध्यान से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होगा, उसके बाद नजल पैसेज, नजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और उसके बाद एल्वेलाई और उसकी डक्ट। यहाँ आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये कंडक्टिंग पार्ट है, और एल्वेलाई और उसकी डक्ट जो है वो एक्सचेंजिंग पार्ट है। और इसमें ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, इसे हम कहते हैं यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग है। और इस पे जो कार्टिलेज की रिंग है वो इनकम्प्लीट है, इसको सपोर्ट देती है, कोलैप्स होने से बचाती है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट, और ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक कार्टिलेज की रिंग। इसी से हमारे लंग्स बने हुए हैं। ऊपर डबल मेम्ब्रेन है प्लूरल की, और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर है प्लूरल फ्लूइड। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये तो हमारे लंग्स हो गए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के 3 काम आपको बताए हुए हैं, और वो 3 काम कौन कौन से हैं? कहना जी ये कंडक्टिंग पार्ट जो है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, ये कंडक्टिंग पार्ट एक तो फिल्टर करेगा एयर को, सबसे मेन काम है इसका। उसके साथ ये एयर को वार्म करेगा, और उसके साथ साथ ये एयर में मॉइस्ट करेगा, एयर को मॉइस्चर डालेगा। कंडक्टिंग पार्ट के 3 काम होगा। उसके बाद गैस एक्सचेंज होगी एल्वेलाई और उसकी डक्ट से। और जो भी चीज़ दुनिया में, याद रहे, जो भी चीज़ दुनिया में ऑर्गेनिज्म के पास गैस एक्सचेंज के लिए है, उसका सरफेस हमेशा मॉइस्ट होगा। तो एल्वेलाई का सरफेस बहुत मॉइस्ट होना चाहिए, वहाँ से जब भी गैस एक्सचेंज हो पाएगी, वरना तो नहीं होगी। उसके बाद इसकी मेन चीज़ है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बार मैं समझा दूंगा, फोकस रखना दिमाग को अपने। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है कि हम कैसे सांस लेंगे, इंस्पिरेशन, कैसे सांस छोड़ेंगे, एक्सपायरेशन, और इस सांस को अंदर ले जाने के लिए, मतलब एयर को, और एयर को बाहर छोड़ने के लिए प्रेशर नेगेटिव और पॉजिटिव करना पड़ेगा। मतलब जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में नेगेटिव होगा, कम होगा, तो एयर अंदर आ जाएगी। और जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में ज़्यादा होगा, तो एयर बाहर चली जाएगी। अब सवाल ये है कि हम प्रेशर को कम ज़्यादा करेंगे कैसे, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल कर नहीं सकते। तो अपने लंग्स के प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, और प्रेशर को कंट्रोल करेंगे वॉल्यूम के ज़रिए। आप में से हर कोई जानता होगा प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो हम क्या करेंगे, अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब सवाल ये है कैसे वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे जिससे एयर अंदर चली जाए, और कैसे वॉल्यूम कम करेंगे जिससे एयर बाहर चली जाए। तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनो। हमारे जो लंग्स हैं वो एक थोरेसिक चैम्बर में है, और थोरेसिक चैम्बर जो है वो एयर टाइट है। एयर टाइट का मतलब ये है
कि जब हम थोरेसिक चैम्बर की दीवार आग करेंगे तो लंग्स भी आगे होंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोरेसिक चैम्बर की दीवार पीछे करेंगे तो लंग्स भी पीछे होंगे और वॉल्यूम कम होगा। और ये थोरेसिक चैम्बर बना हुआ है आगे से इस हड्डी से, स्टर्नम की हड्डी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, लैटरली रिब्स, और नीचे एक टिश्यू लगा हुआ जिसका नाम है डायफ्राम। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ाएंगे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके। दोबारा सुन लो मेरी बात, हमारे लंग्स एक चैम्बर के अंदर हैं जिसका नाम है थोरेसिक चैम्बर, जो बनाया हुआ है आगे से स्टर्नम ने, साइड से रिब्स ने, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने, और नीचे से डायफ्राम ने। और हमारी जो रिब्स हैं उनके बीच की मसल को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। याद रहे ये दो टाइप की मसल हैं, पसलियों के बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पसलियों के अंदर की तरफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और मैं जनरली इनकी बात करूंगा जब भी करूंगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब हमें वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो, प्रेशर कम हो तो एयर अंदर आएगी। ध्यान से सुन लो, वॉल्यूम बढ़ाना है ताकि प्रेशर कम हो, ताकि एयर अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये हमारा रिब्स, ये चैम्बर ऊपर की तरफ होगा। जब आप गहरी सांस लेंगे, सांस लेकर देखिए, तो ये चैम्बर, इसके रिब्स ऊपर की तरफ खींचते हैं, स्टर्नम आगे आता है, और लंग्स में जो डायफ्राम है वो डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। तो डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट होके वॉल्यूम बढ़ाया, इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होके वॉल्यूम बढ़ाया, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आ गई। अब एयर को बाहर छोड़ने के लिए इसी का उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो इंटरकोस्टल मसल्स को रिलैक्स करेंगे और डायफ्राम को भी रिलैक्स करेंगे, तो ये डोम शेप से फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा, जिससे वॉल्यूम होगा कम, वॉल्यूम होगा कम तो प्रेशर होगा ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर अंदर से चली जाएगी बाहर। यानी कि हमने देख लिया कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कैसे इंसान सांस लेता है और कैसे इंसान सांस छोड़ता है। दो मसल का काम है, इंटरकोस्टल मसल, पसलियों के बीच की मसल, और ये डायफ्राम। जो रिलैक्स होगा तो डोम शेप होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा। जब सांस लेंगे तो इसे सीधा कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो ये डोम शेप हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है कि हम लंग्स की कुछ वॉल्यूम नापते हैं एक डिवाइस से, डिवाइस का नाम है स्पायरोमीटर। सीधा एमसीक्यू आ सकता है आपके सामने कि हम लंग्स के वॉल्यूम जो है वो किस डिवाइस से नापते हैं, और डिवाइस जो है उसका नाम है स्पायरोमीटर। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज है, बहुत ध्यान से सुनना। टीवी, एक इंसान नॉर्मली कितनी सांस ले रहा है और कितनी सांस छोड़ रहा है, और इसका जो वैल्यू है वो है 500 ml। और एक इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, मतलब एक इंसान एक बार में 1 मिनट में 6 से 8 लीटर एयर ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता है। तो कोई पूछो व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, का नॉर्मली बिना फोर्स लगाए एक इंसान जो सांस अंदर ले रहा है और जो सांस छोड़ रहा है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद नॉर्मली सांस लेने के बाद, ध्यान से सुन लो, नॉर्मली सांस लेने के बाद, टीवी के बाद एक्स्ट्रा सांस जो ली जाएगी वो IRV है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, इसे IRV कहते हैं। और ये है 2500 से 3000 ml। इसी का उल्टा कर दो तो ERV बन जाएगा। नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद एक्स्ट्रा सांस जो छोड़ी जाएगी, जो एयर टीवी के ऊपर छोड़ी जाएगी वो ERV है, और इसका वॉल्यूम है 1000 से 1100 ml। तो नॉर्मल टीवी के ऊपर जो सांस ली जाएगी IRV, टीवी के ऊपर जो सांस छोड़ी जाएगी ERV। और इन सबको प्लस कर दो, मतलब एक इंसान टोटल कितनी एयर ले सकता है, IC, इसमें हम IRV प्लस TV कर देंगे, ये टोटल सांस लेने की कैपेसिटी है। और इसी का उल्टा कर दो तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ERV प्लस TV। तो ये कुछ वॉल्यूम होगा आपके पास। टीवी नॉर्मल सांस लेना, IRV टीवी के ऊपर सांस लेना, ERV टीवी के ऊपर सांस छोड़ना, IC टोटल सांस लेना, EC टोटल सांस छोड़ना। उसके बाद आप रेसिडुअल वॉल्यूम को देखेंगे तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक RV,
एक FRC। बहुत ध्यान से सुनना, पूरी ह्यूमन फिजियो होगी अभी, ध्यान से फोकस रहना, हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर एक लाइन समझ में आएगी। RV और FRC दोनों बचे हुए वॉल्यूम है लंग्स के अंदर। RV FRC दोनों लंग्स के अंदर बचे हुए वॉल्यूम है। तो क्या फ़र्क है इनके अंदर? RV है जो जान लगाकर सांस छोड़ने के बाद हमेशा बची रहेगी एयर लंग्स के अंदर, RV। जान लगाकर सांस छोड़ने के बाद भी जो एयर बची रहे वो RV, और नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जो एयर बची रहे वो FRC। तो FRC इसका जो वॉल्यूम है वो 1100 से 1200 ml है, और FRC है ERV प्लस RV। ये फार्मूला कैसे आया भाई? RV तो हमेशा बची रहेगी लंग्स के अंदर, और जो हम फोर्सफुली छोड़ते हैं ERV वो भी नॉर्मली लंग्स के अंदर रहेगी। तो FRC का फार्मूला हो गया ERV प्लस RV। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है VC। VC एक इंसान, VC की डेफिनेशन सुन लो। एक इंसान एक बार में कितनी एयर अपने लंग्स में रिन्यू कर सकता है उसे VC कहते हैं। और इसमें तीनों चीज़ें जाएंगी, IRV प्लस TV प्लस ERV। मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ है, पूरी ह्यूमन फिजियो करनी है, ध्यान से सुनते रहिए हर बात। और उसके बाद TLC कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। एक इंसान के लंग्स के अंदर टोटल कितनी एयर आ सकती है, तो इसमें VC कर दीजिए और RV जो बची रहती है। ये फॉर्मूले आपको याद करके जाना है पेपर में। उसके बाद बताया गया है कि गैस का एक्सचेंज होगा कैसे। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे लंग्स में एयर ले जाई जाती है और कैसे लंग्स से एयर छोड़ी जाती है, कैसे ले जाई जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, प्रेशर को कंट्रोल करके। अब हम देखेंगे कैसे ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचती है और कैसे CO2 हर एक सेल से बाहर एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है। और ये सारा काम होता है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारी गैसेस हैं, वो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस, किसी एक गैस का प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर, और उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मतलब सिर्फ CO2 का प्रेशर। तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर दे रखा है PO2 159 mmHg, और एल्वेलाई में 104 है। हर चीज़ अपने लो से हाई की तरफ जाती है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गई। उसके बाद अब देखेंगे कि मान लीजिए ये आपके ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर टिश्यू है और यहाँ पर एल्वेलाई है। तो 104 से यहाँ ब्लड वेसल में ऑक्सीजन आ गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। तो 104 से यहाँ आ गई। अब खून के अंदर जब ऑक्सीजन इकट्ठी होती गई तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और उसके अंदर 95 प्रेशर है, और टिश्यू में है 40, तो यहाँ से यहाँ चली गई। तो कैसे ऑक्सीजन 159 से 104, फिर 40 mmHg, फिर 95 हो और फिर 40 की तरफ चला गया। ऐसे ही CO2 जो है वो 45 से, मतलब टिश्यू के अंदर 45 प्रेशर था, इसके अंदर 40 था, यहाँ आते आते 45 हो गया CO2 का, और यहाँ होते होते फिर 40 हो गया। तो 45 से 40, 45 से 40, और फिर CO2 चली गई बाहर। तो मतलब पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से 159 से 104 ऑक्सीजन का प्रेशर और 45 से 40 CO2 का प्रेशर। पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से हमने ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा दी और CO2 सेल से बाहर एटमॉस्फेयर तक पहुंचा दी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब ज़रा ध्यान दो, एक सवाल मन में उठा यहाँ पर कि भाई O2 के ट्रांसपोर्ट के लिए पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा देना पड़ा, और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस सिर्फ 45 से 40 और 45 से 40 देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ है इस पेज पे कि CO2 जो है वो 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्यूबल है O2 से, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस कम देना पड़ा। और यहाँ जो गैस एक्सचेंज हुआ उसके लिए 3 लेयर पार करनी पड़ी है गैस को, एयर को, ऑक्सीजन को और CO2 को। एक है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, और बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। 3 लेयर पार करनी पड़ी। उसके बाद अगला पेज आप देखेंगे NCERT का, तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे। कोई पूछे जी ऑक्सीजन, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ऑक्सीजन एल्वेलाई से सेल तक किस किस हालत में जाती है,
किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, तो आप कहेंगे दो हालतों में ट्रांसपोर्ट होती है। 97% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर और एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जोड़ लेगा, इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% और 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में और 3% डिज़ोल्व फॉर्म में। अब यहाँ से याद करना है आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है वो एल्वेलाई के पास होगी, एल्वेलर साइट पे ब्लड के अंदर। और इसकी फॉर्मेशन के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, मतलब जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो उसको 5 कंडीशन जुड़ने के लिए चाहिए और वो एल्वेलर साइट पे मिलेगी उसे। और वो 5 कंडीशन कौन सी है? PO2 ज़्यादा चाहिए, PCO2 कम चाहिए, टेम्परेचर कम, H+ कम और pH ज़्यादा। सीधा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, ध्यान रख लो। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल कंडीशन ये है, और इसके टूटने के लिए अगर मुझे ऑक्सीजन और Hb को तोड़ना है तो इसका उल्टा कर दो। इसके लिए PO2 कम चाहिए, PCO2 ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, H+ ज़्यादा और pH कम। ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डिसोसिएशन, उसका टूट जाना। ये कंडीशन टूटने के लिए, ये कंडीशन बनने के लिए। उसके बाद जो चीज़ तुम्हें याद करनी है वो ये है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। और इसमें ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। किसी दिन डिटेल में समझेंगे इसको वीडियो में हम, जब ये चैप्टर करेंगे। अभी मैराथन में इतना ध्यान रखना। सीधा क्वेश्चन आएगा, इसका कर्व कैसा है? आप कहेंगे इसका कर्व सिग्मॉइड है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में राइट की तरफ शिफ्ट होता है और फेवरेबल कंडीशन में लेफ्ट की तरफ। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत ध्यान से सुनना। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अगर आपसे कोई पूछेगा ना, 3 हालतों में होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 3 हालतों में होती है, मतलब टिश्यू से, सेल से, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वेलाई तक 3 हालतों में जाती है। 70%, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, HCO3-। दूसरा 20 से 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ जाएगी, आयरन कंटेनिंग बट हीमोग्लोबिन। और 7% डिसॉल्व फॉर्म में। अब जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है ज़रा उसके बारे में ध्यान से सुनो। 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी है? जैसे ही टिश्यू से, मान लो ये टिश्यू है, सेल से CO2 ब्लड वेसल में आई, आते ही RBC के अंदर चली जाएगी, RBC के अंदर। और ये बना दिया मैंने RBC। इस RBC के अंदर एक एंजाइम है, नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो CO2 को आते ही पानी के साथ जोड़ेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और तोड़ देगा बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। ये RBC के अंदर हुआ है और बनते ही RBC से बाहर चला जाएगा बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट जब बाहर चला गया तो ब्लड में, प्लाज्मा में बहता बहता जाएगा एल्वेलाई तक। एल्वेलाई के पास ये हुआ है टिश्यू की साइड पे, एल्वेलाई की साइट पर RBC में वापस अंदर जाएगा और यही रिएक्शन वापस चल जाएगा।
यही रिएक्शन वापस चल जाएगा और CO2 बनेगी और बाहर निकल के एल्वेलाई से बाहर चली जाएगी। दोबारा सुन लो, टिश्यू की साइड पे CO2 पहले ब्लड में आई, RBC के अंदर गई, ये रिएक्शन कराया किसने? कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने। और एल्वुलर की साइड पे एल्वुलाई पर जाकर वो बाइकार्बोनेट वापस RBC में गया, उसे क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, और ये रिएक्शन उल्टी दिशा में चल गया, दोबारा CO2 बन गई। उसके बाद सीधा याद रखना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के। जो इसके जुड़ने के लिए कंडीशन चाहिए वो वही है जो ऑक्सीजन के हटने के लिए चाहिए थी। PCO2 ज़्यादा, H+ ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, pH कम, PO2 कम। उसके बाद 7% डिजॉल्व फॉर्म में। और फिर सीधा हम रेगुलेशन की बात करेंगे। रेगुलेशन कैसे होता है इस पेज पे साफ साफ लिखा हुआ है, 2 चीज़ें हैं। मेडुला, ब्रेन के अंदर मेडुला में एक सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसके साथ लगा हुआ है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करेगा? जैसे ही बॉडी के अंदर CO2 और H+ बढ़ेंगे, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहेगा कि ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दो ताकि CO2 बाहर निकले, क्योंकि बॉडी में CO2 एक्यूमुलेट हो रही है। तो बढ़ाने के लिए कीमोसेंसिटिव एरिया कहेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, यही बढ़ा सकता है, यही घटा सकता है। इसको बताना पड़ता है कब घटाना है, कब बढ़ाना है। और ऑल्टर करने के लिए एक रीजन है ब्रेन के अंदर ही पॉन्स, और पॉन्स के साथ पॉन्स के अंदर एक रीजन है न्यूमो टैक्सिक एरिया, जो घटाने के लिए कहेगा, ऑल्टर करवाएगा ब्रीदिंग को। तो ये रहा न्यूमोटैक्सिक एरिया और कीमोसेंसिटिव एरिया। यहाँ से तुम्हें एक बात जो बहुत ज़रूरी याद रखनी है वो ये है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल नहीं है। हमारी ब्रीदिंग बढ़ेगी और घटेगी CO2 की वजह से और H+ की वजह से। उसके बाद डिसऑर्डर है एज़मा, जो है वो इन्फ्लामेशन है, सूजन आ जाना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल पे। एम्फीसीमा जो है वो एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाना है। ये जो एल्वेलाई है, इसकी जो वॉल है, ये जहाँ से गैस एक्सचेंज होनी है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये डैमेज हो जाती है और इस बीमारी को कहते हैं एम्फीसीमा। और उसके बाद अगली बीमारी जो है इस चैप्टर की वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर होगा क्या? कोई इंसान मान लो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पत्थर तोड़े जाते हैं, ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में, तो बहुत छोटे छोटे धूल के कण पार्टिकल जो हैं वो लंग्स में जाते रहते हैं और लंग्स का कंडक्टिंग पार्ट उसे फिल्टर नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे टिश्यू ख़राब होंगे और इस कंडीशन को बोलेंगे हम फिब्रोसिस। इस कंडीशन को बोलेंगे फिब्रोसिस। इस चैप्टर में से इतनी बातें याद करनी है आपको। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। अगले चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत ध्यान से सुनिए। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में NCERT कहती है कि भाई चीज़ों को इधर उधर ले जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए था चीज़ों को इधर उधर ले जाने के लिए कोई मीडियम चाहिए था, और ह्यूमन बीइंग के अंदर वो मीडियम वो फ्लूइड है। और हमारे अंदर 2 टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं। हमारे अंदर 2 टाइप के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ। और तुम्हें ब्लड की कंपोजिशन बहुत ध्यान से याद होनी चाहिए। ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर फाइबर नहीं होते, मैट्रिक्स होता है और ब्लड सेल होते हैं, और उसका मैट्रिक्स जो है वो प्लाज्मा है। तो यहाँ से तुम्हें ब्लड की कंपोजिशन याद करनी है। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड के जो सेल हैं वो 45%। उसके बाद प्लाज्मा में 90 से 92% पानी है, 6 से 8% छः से 8% प्रोटीन है, और प्रोटीन 3 टाइप के हैं, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स। ये क्लॉटिंग में काम करते हैं, ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं और ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। और उसके अलावा ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं जैसे कि बाइकार्बोनेट, आयंस, ग्लूकोज, वो सारी चीज़ें भी प्लाज्मा में पाई जाएंगी। और याद रहे, यहाँ से MCQ सीधा आ सकता है आपके सामने कि अगर प्लाज्मा में से माइनस कर दूँ मैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो जो चीज़ बचेगी उसका नाम है सीरम। जो चीज़ बचेगी उसका नाम है सीरम। तो प्लाज्मा
माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, इसको हम सीरम कहते हैं। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट, जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। फॉर्म्ड एलिमेंट, ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल हैं। एक तो उसमें सेल फ्रेगमेंट है, पूरी तरीके से सेल नहीं है वो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो बॉडी में है वो 50 से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर है, मतलब 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी है पर क्यूबिक मिलीमीटर में। इनकी ज़िंदगी जो है वो 120 दिन की है, इनका लाइफ स्पैन। और इनकी जो शेप है वो बाइकॉन्केव है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, जो इस खून को लाल करता है, आरबीसी को लाल करता है। जहाँ भी लफ्ज़ आए एरिथ्रो समझ जाना कुछ लाल है। और उसके अंदर हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होता है। 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और मरने के बाद ये आरबीसी अपने ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में चले जाते हैं। नाम है स्प्लीन। और 12th में आप ये पढ़ेंगे कि स्प्लीन सिर्फ ग्रेव यार्ड नहीं, आरबीसी का रिजर्वियर भी है। ये बाइकॉन्केव शेप के। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में याद रखनी है वो है कि ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है ये? डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। उसके बाद ल्यूकोसाइट जो है वो 2 टाइप के, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा हूँ, ग्रैनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के हैं, ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल। और बेसोफिल निकालता है, बहुत ध्यान से याद रखना, बेसोफिल 3 चीज़ें निकालता है, एक हिस्टामिन, एक सेरोटोनिन, एक हेपेरिन। और मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल को मिलाकर कहते हैं फैगोसिटिक सेल। तो तुम्हें याद क्या क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप हैं, एक ग्रैनुलोसाइट और एक ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप के हो गए, बेसोफिल, ईस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। ये 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ये दोनों फॉरेन पार्टिकल को मारते हैं, ये एलर्जिक और इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं दोनों। बेसोफिल जो है वो 3 तरह के केमिकल निकालेगी, हिस्टामिन, एलर्जी करवाता है ये, सेरोटोनिन और हेपेरिन जो कि एंटी कोगुलेंट है। इसी हेपेरिन की वजह से हमारा खून जमता नहीं है। अगर ये हेपेरिन ना हो तो हमारा खून जम जाएगा और बॉडी से बाहर आते ही खून में ये हेपेरिन इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिव होने के बाद ही हमारा खून जमता है। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ बातें थी। उसके बाद जो सेल फ्रेगमेंट है वो थ्रोम्बोकाइनेज है, जिन्हें आप प्लेटलेट्स कहते हैं, जिनकी जो कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में 1.5 लाख से 3.5 लाख है। याद रहे, कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन आए कि थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, मतलब प्लेटलेट्स जो हैं वो कहाँ बनती हैं, तो आप कहेंगे मेगा कैरियोसाइट नाम के कुछ सेल हैं बोन मैरो के अंदर, और इन्हीं सेल के टुकड़ों को प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप पे आते हैं। ब्लड ग्रुपिंग मतलब आरबीसी के ऊपर एंटीजन है। आरबीसी के ऊपर, हर इंसान के आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं और कुछ के ऊपर नहीं पाए जाते। जिनके ऊपर ए एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप ए, जिनके ऊपर बी एंटीजन है उनका ब्लड ग्रुप बी, जिनके ऊपर दोनों है उनका ए बी, जिनके ऊपर कोई नहीं उनका ओ हो गया। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप और कोई एंटीजन नहीं ओ ब्लड ग्रुप। और यहाँ से याद रखना है ए बी जो है, अभी याद कर लो सीधा, ये 1 शॉट चल रहा है मैराथन ह्यूमन फिजियो की, एग्जाम के लिए ध्यान से सुन लो। ए बी ब्लड ग्रुप जो है, और ख़ासकर ए बी पॉजिटिव, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो सबसे खून ले सकता है। और ओ नेगेटिव जो है, ओ ब्लड ग्रुप, वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी खून दे सकता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ से आया? कहना जी एक एंटीजन और है, RH एंटीजन। RH एंटीजन रेसस मंकी में पाया गया था और अब दुनिया की मेजॉरिटी में पाया जाता है, 80% इंसानों में पाया जाता है, जिसके अंदर RH एंटीजन है जिसके अंदर RH एंटीजन है वो पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH एंटीजन नहीं है वो नेगेटिव। जिसके अंदर मान लो ये किसी का आरबीसी है, इस पे ए एंटीजन है, RH भी है, तो ये ए पॉजिटिव हो गया। किसी पे ए एंटीजन नहीं है,
सिर्फ RH एंटीजन है और कोई एंटीजन नहीं है, O पॉजिटिव हो गया। किसी पे B एंटीजन है, RH भी है, B पॉजिटिव हो गया। किसी पे B एंटीजन है, RH नहीं है, तो B नेगेटिव हो गया। तो जिस पे RH है वो पॉजिटिव, जिस पे RH नहीं है वो नेगेटिव। और याद रहे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को खून नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को खून नहीं दे सकता, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को खून दे सकता है। उसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड आती है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड मतलब हमारी बॉडी से खून निकल के जमता कैसे है। तो एग्जैक्ट याद कर लो इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ। जैसे हमारे किसी जगह पे इंजरी होती है तो खून वहाँ से निकलता है, उसे रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर काम करते हैं। तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स एक फैक्टर निकालेंगे कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और कैल्शियम की प्रेजेंस में एक कैस्केड रिएक्शन होगा जिससे थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा। थ्रोम्बोकाइनेज एक इनएक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना देगा, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन बना देगा। और यही फिब्रिन के धागे हैं जो आपका स्कम बनाएंगे। इसका मतलब जिसे आप खुरन कहते हैं, तो ये फिब्रिन के धागे आके उसको रोक देंगे। कैसे बनेंगे? थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन बनाएगा, और फिब्रिन वो क्लॉट करवा देगा, वहाँ पे स्कम बन जाएगा। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है सर्कुलेट लिम्फ। लिम्फ जो है वो टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड क्या? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर खून बह रहा है, खून में से बहुत सी चीज़ें बाहर निकल के टिश्यू में सेल के बीच में आ गई। कौन कौन सी चीज़ें आ गई? कहना ब्लड से सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, लार्ज प्रोटीन और आरबीसी। लार्ज प्रोटीन और आरबीसी को हटाकर हर चीज़ टिश्यू फ्लूइड बन गई, सेल के बीच में आ गई, जिसमें डब्ल्यूबीसी है, जिसमें प्लेटलेट्स हैं, जिसमें प्लाज्मा है। और ये टिश्यू फ्लूइड ही गैस एक्सचेंज करवाता है, और इसी टिश्यू फ्लूइड को लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ कहते हैं। टिश्यू फ्लूइड ब्लड का कॉम्पोजिशन है, ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू में आ गया है, सिर्फ आरबीसी और लार्ज प्रोटीन को छोड़ के। और याद रहे, हमारी बॉडी में जो फैट एब्जॉर्ब होता है वो भी लिम्फेटिक वेसल से होता है, उसका नाम है लैक्टियल। बॉडी में इंटेस्टाइन से जो फैट एब्जॉर्ब होगा वो लिम्फेटिक वेसल से होगा, ब्लड वेसल से नहीं होगा, और उस लिम्फेटिक वेसल का नाम है लैक्टियल। उसके बाद सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप की है, आप जानते हैं सर्कुलेटरी पाथवे दो टाइप की, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन मतलब पूरी बॉडी में खून भरा हुआ है, ब्लड वेसल कोई नहीं है, ऑर्गन उसके अंदर डूबे हुए हैं। और क्लोज जो है वो सर्कुलेटरी पाथवे ऐसा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कंट्रोल्ड वे में खून बह रहा है। दो एग्जाम्पल याद करने हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनालिडा में और कॉर्डेट्स में। उसके बाद खून को पंप करने के लिए एक मोटर लगी हुई है बॉडी के अंदर, एक पंप लगे हुए हैं, और जितना एडवांस जीव उतना एडवांस पंप। जैसे मछली है वो कम एडवांस जीव है तो उसके अंदर 2 चैम्बर का हार्ट है। फिश के अंदर 2 चैम्बर, और 2 चैम्बर में एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। यहाँ से खून आया, CO2 वाला आगे पंप किया गिल्स में, यहाँ से O2 की बॉडी में गया, फिर CO2 लेके वापस आ गया। इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और वहीं अगर हम एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके अंदर 3 चैम्बर का हार्ट है। और अगर हम ह्यूमन की बात करें और एप्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर, मैमल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ह्यूमंस, इनके अंदर 4 चैम्बर का हार्ट है। इसमें एक एक्सेप्शन है, रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर का होता है, बाकी सब में 3 चैम्बर का, याद रखना ये बात। और 4 चैम्बर वालों के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और इनके अंदर इनकम्प्लीट डबल
सर्कुलेशन। तो यहाँ से इस पेज पे बस इतनी बातें याद रखनी है। फिश के अंदर 2 चैम्बर सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियन रेप्टाइल के अंदर 3 चैम्बर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, और ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर मतलब कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। उसके बाद अगले पेज पे आएंगे तो दिल का स्ट्रक्चर है। दिल का स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से याद रखिए। ये 4 चैम्बर याद कर लीजिए इस तरीके से। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। और इस दिल के अंदर 4 तरीके की वेसल है। वैसे तो वो वेसल जो है 4 वेसल लगी हुई है, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ इस तरीके से ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो यहाँ पर भी 2 पाइप होते हैं, यहाँ पर भी 2 पाइप इधर से आ रहे हैं, 2 पाइप इधर से आ रहे हैं, और वेना कावा सुपीरियर इन्फीरियर, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 4 तरीके के पाइप बनाए बस। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम लंग्स, और O2 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है टू बॉडी। इसका नाम है आउटा। इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। CO2 जा रही है टू लंग्स, और इसका नाम है वेना कावा। CO2 आ रही है फ्रॉम बॉडी। तो ये 4 चैम्बर का दिल हो गया। इसी में बीच में वॉल्व लगे हुए हैं। एक का नाम बाइकस्पिड है, एक का नाम ट्राइकस्पिड है, और यहाँ पर भी 2 वॉल्व लगे हुए हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। बहुत ध्यान से सुनो। और यहाँ पर है एक नोड SAN जो करंट जनरेट करता है 1 मिनट में 72 टाइम्स, और इसी की वजह से दिल धड़कता है। और यहाँ पर एक नोडल टिश्यू है AVN, और इसका करंट AVN ही नीचे लेके जाता है AV बंडल, और ये फैल गए पुरकंजी फाइबर्स। कॉर्ड टेंडन कुछ धागे हैं जो इन वॉल्व को कंट्रोल करते हैं। अब ये वॉल्व क्यों लगे हुए हैं? ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड और सेमिल्यूनर वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि खून जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, खून का बैक फ्लो ना हो। तो कभी ये बंद होंगे, कभी ये खुलेंगे, कब बंद होंगे कब खुलेंगे अभी हम देखेंगे। और उसके अलावा ये इनके ऊपर पेरिकार्डियम है, डबल मेम्ब्रेन लेयर, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला खून आगे जाता रहेगा, यहाँ से CO2 वाला खून आगे जाता रहेगा। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो कार्डियक साइकिल है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसके 3 इवेंट हैं मेजर। कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट, एक है जॉइंट डायस्टॉल, दूसरा है एट्रियल सिस्टोल, और तीसरा है वेंट्रिकल सिस्टोल। ये 3 इवेंट आते हैं कार्डियक साइकिल में। जॉइंट डायस्टॉल 0.4 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड का। मतलब कार्डियक साइकिल टोटल हो गई 0.8 सेकंड की। 1 मिनट में 72 बार ये कार्डियक साइकिल रिपीट होती है। जॉइंट डायस्टॉल जब दिल के दोनों चैम्बर, बहुत ध्यान से सुनना, दिल के दोनों चैम्बर खुले हुए हैं। एक चैम्बर एट्रियम मान लीजिए, ये चैम्बर वेंट्रिकल, दोनों खुले हुए हैं। उसके बाद यहाँ से करंट जनरेट होगा तो एट्रियल सिस्टोल होगा, ये पिच का, ये वेंट्रिकल, ये एट्रियम पिच का। दोनों वॉल्व खुले हुए थे पहले से, तो खून और तेज़ी से नीचे गया, फिर करंट नीचे पहुंच गया AVN के जरिए, तो ये खुला और ये पिच का। दोबारा सुनो, एट्रियल सिस्टोल, ये खुला, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टॉल। जब जॉइंट डायस्टॉल होगा, तो जॉइंट डायस्टॉल में ये वाले फ्लैप, ये वाले वॉल्व बंद होंगे, ये खुले हुए होंगे। और जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, नीचे वाला चैम्बर पिचकेगा, तब ये दोनों बंद हो जाएंगे और ये दोनों खुल जाएंगे। और हमारे दिल में जो साउंड आता है वो 2 तरीके का साउंड है, लब और डब साउंड। ध्यान रखना,
कोई पूछे लब साउंड कब आता है, यानी लब साउंड आता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने पे। सुन लो ध्यान से, लब साउंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने पे, और डब साउंड सेमिलूनर वॉल्व के बंद होने पे। लब साउंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के बंद होने पे, डब साउंड सेमिलूनर वॉल्व के बंद होने पे। उसके बाद ईसीजी है। ईसीजी हमें क्या बताती है? ईसीजी हमें हार्ट की, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती है। इसमें 3 वेव है, डायरेक्ट याद कर लो। पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम दिखाती है, जबकि ये वाली वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाती है, और टी वेव जो है वो दिखाती है रीपोलराइजेशन किसकी? वेंट्रिकल की। तो 3 वेव याद रखनी है आपको। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेव दिखाती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एट्रियम का सिर्फ डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन भी और रीपोलराइजेशन भी। उसके बाद डबल सर्कुलेशन क्या कहती है? डबल सर्कुलेशन कहती है कि भाई दिल, ये 4 चैम्बर अगर हम छोटे से बनाएं तो ये वाला और ये वाला पाइप, इसका लेना देना लंग से है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये पूरा सिस्टम, ये जो भी लेन देन लंग से हो रहा है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो भी लेन देन बॉडी से हो रहा है, मान लो ये वाला पाइप ये बॉडी तक जा रहा है और फिर बॉडी से वापस इस चैम्बर में आ गया इधर इस तरफ, तो ये पूरा कहलाया सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिल का लेन देन जो बॉडी से हुआ वो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो लंग से हुआ वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके अलावा वो नसें, वो वेसल्स जो दिल की मसल को ऑक्सीजन देती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। और लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में ध्यान रहे, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में भी एक सिस्टम है और इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये डबल सर्कुलेशन हुआ यहाँ पर। उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है मेडुला। सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट बीट को बढ़वा देगा और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल करवा देगा। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम के 2 पार्ट हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक इमरजेंसी में बढ़वा देगा और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल करवा देगा। उसके बाद दिल के डिसऑर्डर में ध्यान से सुनिए, एक तो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन। हमारी बॉडी के अंदर एट्रियल प्रेशर, आर्टरीज के अंदर 2 टाइप का प्रेशर होता है। एक जिस वक्त दिल सिस्टोल करता है, पिचकता है वेंट्रिकल, वो 120 सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 80। जब ये वैल्यू बार बार बढ़ी हुई आए, ऊपर की 140 से ज़्यादा, नीचे से 90 से ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी। और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, बॉडी के बहुत से वाइटल ऑर्गन ख़राब कर सकती है। उसके बाद अगली बीमारी है एथेरियोस्क्लेरोसिस। ये कोरोनरी आर्टरी मान लीजिए इसे, ये वो नस है जो दिल की मसल को ऑक्सीजन दे रही है। यहाँ पर फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। जब यहाँ फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो जाने का रास्ता पतला हो गया, प्रेशर तेज़ होगा ब्लड का। इस कंडीशन को कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस। और उसके बाद जब दिल पे इनएडिक्वेट खून जाएगा, दिल को परेशानी होगी, दिल की मसल में दिक्कत होगी, तो एक दर्द उठेगा सीने में और उस पेन को कहते हैं एंजाइनल पेक्टोरिस। उसके बाद 3 लफ्ज़ हैं आपके पास जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती होगी, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। याद रहे, हार्ट फेलियर कहेंगे जब दिल जो है वो सेल तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचा पा रहा। कभी कभी ये लंग्स की वजह से होगा, लंग्स में ही ऑक्सीजन कम होगी तो दिल कैसे पहुंचाएगा, इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट अटैक जब दिल की मसल डैमेज हो जाए इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से। और कार्डियक अरेस्ट कहते हैं जब SAN बंद हो जाए, पेस मेकर, SAN को हम पेस मेकर कहते हैं, जो करंट जनरेट कर रहा था यहाँ पे दिल पे, राइट एट्रियम में, राइट कॉर्नर पे था। तो जब SAN बंद हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट, जब दिल की मसल तक इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई पहुंचे तो हार्ट अटैक, और जब दिल ऑक्सीजन सेल तक ना पहुंचा पाए तो उसे बोलेंगे हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की सारी मेन बातें आपने सुन ली है। उसके बाद अगला जो चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियो का वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन।
भाई हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो उसका वेस्ट बनेगा, और हर मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालना है। नाइट्रोजनियस वेस्ट 3 टाइप का लिखा हुआ, पहले पेज पे यही बात लिखी हुई बस। 3 टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, और यूरिया इन दोनों का इंटरमीडिएट है। इसलिए अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो जो जीव मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं जो जीव मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में निकालते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक। और जो जीव यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं वो यूरियोटैलिक, और जो जीव यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं वो यूरिको एसिड। अमोनोटैलिक हमेशा पानी में होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो एक्वेटिक एनिमल अमोनोटैलिक होंगे। हर एक्वेटिक एनिमल अमोनोटैलिक नहीं होगा, मगर हर अमोनोटैलिक एक्वेटिक होगा। यूरियोटैलिक मैमल्स होगा, हम ज़मीन पे रहते हैं, यूरिया निकालते हैं, फ्रॉग भी यूरिया निकालता है, यूरियोटैलिक है, थोड़ा बहुत पानी चाहिए इसके लिए। और यूरिकोटैलिक वो हैं जो बर्ड्स हैं, स्नेल हैं, ये यूरिनेशन करते ही नहीं, ये अपने फीकल मैटर के साथ नाइट्रोजनियस वेस्ट निकाल देते हैं जिनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उससे ऊपर कुछ स्ट्रक्चर के नाम लिखे हुए। प्रोटोनेफ्रिडे का इस्तेमाल करता है प्लेटीहेल्मिन्थ, जिसे हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, और सेफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सस, ये सब प्रोटोनेफ्रिडे का इस्तेमाल करते हैं। नेफ्रिडे का इस्तेमाल करते हैं एनालिड्स, और मालफिजियन ट्यूब्यूल का इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट्स, और कुछ प्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड का। उसके बाद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसमें 2 किडनी है, 2 किडनी में से 2 यूरेटर निकल रहे हैं, और 2 यूरेटर जाकर खुल रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में। इस किडनी के इस वाले हिस्से को बोला है कॉर्टेक्स, और इसके बीच में मेडुला। मेडुला के अंदर कुछ कॉनिकल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, और मेडुलरी पिरामिड के पास ये जो पाइप खुल रहे हैं इन्हें बोला कैलिसिस, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है पेल्विस। कॉर्टेक्स, मेडुलरी पिरामिड, पेल्विस और कैलिसिस। और मेडुलरी पिरामिड के बीच में यहाँ पर ये कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। द एक्सटेंशन ऑफ रिनल कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है किडनी के ऊपर, कैप्सूल बोलते हैं उसे, और यहाँ पर एक नॉच खुली हुई है, इसे बोलते हैं हाइलम। यहाँ से हर चीज़ अंदर जाएगी, फिर यूरेटर से यूरिन बाहर आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होकर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि किडनी के अंदर खून को फिल्टर करता कौन है? तो आप कहेंगे किडनी के अंदर खून को फिल्टर करता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन है। तो ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो इसके 2 पार्ट हैं, रेनल टिब्यूल्स और ग्लोमेरुलस। रेनल टिब्यूल्स और ग्लोमेरुलस। रेनल टिब्यूल यहाँ से यहाँ तक है, ये बॉमस कैप्सूल, ये पीसीटी। उसके बाद हेयर पिन शेप आ गया हमारे पास लूप ऑफ हैनली। उसके बाद ये डीसीटी, और डीसीटी जाकर खुल गया कलेक्टिंग डक्ट में। ये रेनल टिब्यूल है, बॉमस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनली, डीसीटी। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, ये असेंडिंग लूप ऑफ हैनली। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली पानी के लिए परमिएबल है, और असेंडिंग लूप ऑफ हैनली ये NaCl के लिए परमिएबल है। यहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ से NaCl बाहर नहीं जा सकता। यह है पीसीटी। इस पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, भी बताऊंगा रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं। तो ये रेनल टिब्यूल हो गई, और रेनल टिब्यूल में यहाँ से आया एफरेंट आर्टियोल, एक बड़ी सी नस खून को लेकर आई, और यहाँ से एक पतली सी नस खून को लेकर वापस चली गई। इसे बोला है एफरेंट
और इसे बोला है इफरेंट। अब ज़रा ध्यान से देखो, एफरेंट के आने के बाद ये पतली पतली कैपिलरीज में बट गया। बस इस गुच्छे को, इस स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज को बोला है ग्लोमेरुलस। इस स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज को बोला है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस अलोंग विद बॉमस कैप्सूल, इसे बोलते हैं माल्फीजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बॉमस कैप्सूल माल्फीजियन बॉडी हो गई, और इसी को रिनल कॉर्पसल बोलते हैं। अब ज़रा आगे सुनिए, ये नेफ्रॉन के दो पार्ट थे। अब जिस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली छोटा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनली बड़ा मेडुलरी पिरामिड में गड़ा हुआ वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा डेवलप होती है अच्छी खासी। अब आप कहेंगे सर वासा रेक्टा क्या है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये बॉमस कैप्सूल था, यहाँ से पीसीटी निकला, ये लूप ऑफ हेनली आ गया, फिर लूप ऑफ हेनली के बाद ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से एफरेंट आर्टियोल आई, ये टूट गई। ग्लोमेरुलस में इफरेंट आर्टियोल को जाना तो बाहर चाहिए था, मगर ये गई नहीं, ये इसके पास से ही गुजर गई। इसे बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनली के पास से गुजरे, यू शेप, इसे बोलते हैं वासा रेक्टा, जो यूरिन को कंसंट्रेट करवाने के काम आएगी। तो ये हो गई वासा रेक्टा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। यूरिन बनेगा कैसे, तो आप कहेंगे यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोला है, बहुत ध्यान से दोबारा देखो इस स्ट्रक्चर को। यहाँ से आने का खून डायमीटर एफरेंट का बड़ा है और इफरेंट का पतला है, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर खून में प्रेशर बनेगा बहुत ज़्यादा। एफरेंट का आने का डायमीटर बड़ा, इफरेंट का पतला, तो यहाँ बनेगा प्रेशर। और उसके साथ साथ ये कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे कुछ सेल हैं, इनका नाम है पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स सीविंग इफेक्ट देते हैं, स्लिट्स बना रखे छोटे छोटे छेद, जिससे छन्नी जैसा इफेक्ट आता है। तो यहाँ प्रेशर लगा, यहाँ छन्नी जैसा इफेक्ट आ रहा है, तो सब कुछ छन के नीचे आ गया। हर चीज़ यहाँ फिल्ट्रेट में आ गई, बॉमस कैप्सूल में हर चीज़ यहाँ आ गई। किस किस चीज़ को छोड़ के, बस यहाँ पर ऊपर रह गए ब्लड के सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्रोटीन। बाकी इसको छोड़ के बेकार चीज़ें, नाइट्रोजनियस वेस्ट और काम की चीज़ें सब नीचे आ गई, और इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला है। और याद रहे, ये फिल्ट्रेट जो बना है ये 125 ml बना है पर मिनट, मतलब 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट, 180 लीटर पर डे, इसे बोलते हैं GFR। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को गिरने से, मतलब ये कम ना हो जाए, उसके लिए एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus लगा रखा है जो एक रेनिन निकालता है। ये GFR को बचाने के लिए है, मतलब GFR कम ना हो जाए, इसके लिए जग्गा GFR के कम होते ही एक फैक्टर निकालेगा, उसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। बहुत ध्यान से सुनिए। तो ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और यहाँ पर 1 मिनट में कितना खून फिल्टर हो गया? 1100 से
1200 ml ब्लड फिल्टर हो गया 1 मिनट में। मगर इतना यूरिन तो नहीं बनता हमारी बॉडी में। इसका मतलब ये हुआ कि 99% इसका मतलब ये हुआ कि 99% फिल्ट्रेट जो बना था वो रीअब्जॉर्ब हो गया और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन याद रहे, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ है पीसीटी से। इसलिए जो इसके सेल हैं वो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सेल हैं। कैसे सेल हैं? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। सारे इलेक्ट्रोलाइट, सारा ग्लूकोज यहीं से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनली जो है वो यूरिन को कंसंट्रेट करने में काम आता है। और कोई पूछे लूप ऑफ हेनली कैसे कंसंट्रेट करता है, कहना काउंटर करंट मैकेनिज्म से। डीसीटी से क्या होता है? डीसीटी से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब बॉडी में पानी की कमी होगी और आयंस की कमी होगी तो वो डीसीटी से ही रीअब्जॉर्ब होगी। और कलेक्टिंग डक्ट से भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि कलेक्टिंग डक्ट से एक चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन और होगा और वो है यूरिया। अब बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि भाई यूरिया को निकालने के लिए सारा काम किया था, यूरिया क्यों रीअब्जॉर्ब हो रहा है? तो कहना यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम यूरिया को भी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब करते हैं कलेक्टिंग डक्ट से और वो वापस लूप ऑफ हेनली में चला जाता है। तो ध्यान से सुनिए, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। इतना याद रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म से ही मैमल्स अपने यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसे। ये किडनी का रेगुलेशन है। 3 तरीके ध्यान रखने हैं आपको। सबसे पहला तरीका, मान लीजिए बॉडी में आयंस और फ्लूइड्स की कमी हो गई, ये बॉडी में कम हो गए। इनके कम होते ही हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और फौरन सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को? न्यूरो हाइपोफिसिस। और ये न्यूरो हाइपोफिसिस निकालेगा ADH। इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। और ये जाएगा और DCT से रीअब्जॉर्ब करवा देगा पानी को और सोडियम को। एक मैकेनिज्म, आयंस और फ्लूइड की कमी हुई, ऑस्मो रिसेप्टर्स ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजा, उसने ADH निकाला, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये यूरिन को कंसंट्रेट करेगा, डायूरेसिस को रोकेगा। मतलब यूरिन में से पानी को, एक्स्ट्रा पानी को जो बॉडी में ज़रूरत है उसको और आयंस को खींच लेगा। और इसी ADH की कमी से एक बीमारी होती है, नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म ये है, मान लो हमारी बॉडी में GFR कम हो गया। व्हाट इज़ GFR? अभी तो पढ़ा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 125 ml पर मिनट फिल्टर नहीं बन रहा, फिल्ट्रेट नहीं बन रहा। तो GFR के गिरते ही जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस रेनिन को निकालेगा। और रेनिन जो है वो जाएगा और हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजेन। टेंसिनोजेन, इसको बनाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट, वो बनेगा फिर एंजियोटेंसिन सेकंड। और इस सेकंड के 2 काम हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड, और काम भी 2 ही करता है। सबसे मेन काम इसका, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। व्हाट इज़ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन? भाई वेसल्स को पिचका देना,
उसका डायमीटर कम कर देना, उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना। वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, और जीएफआर गिर रहा था इसलिए तो ये सारा मैकेनिज्म चला था। और उसके साथ साथ ये दूसरा काम करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स से कहेगा कि भाई ज़रा एल्डोस्टेरॉन को भेज दो। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, वही काम करेगा एग्जैक्ट जो एडीएच ने करा था। डीसीटी के पास जाएगा और वहाँ से पानी को और सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करवा देगा। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब एंजियोटेंसिन सेकंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा ज़्यादा तो बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और बीपी बढ़ेगा तो दिल को असर पड़ेगा दिल पे। तो दिल की दीवारों से, एट्रियल वॉल से, हार्ट से एक फैक्टर निकलता है ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और ये वैसो डायलेशन करवाता है। तो ये किडनी के रेगुलेशन में 3 मैकेनिज्म याद रखने हैं आपको। आयंस फ्लूइड कम हो तो ये सब होगा, जीएफआर गिरा तो ये सब होगा, और बीपी ज़्यादा बढ़ा तो हार्ट की वॉल से ANF निकलेगा। उसके बाद मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन बहुत आसान टॉपिक है। मिक्चुरेशन यूरिनेशन को कहते हैं। मैं मान लीजिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके भर गया यूरिन, तो इसकी इन मसल्स पे, डेट्रियूसर मसल पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जिसका खिंचाव महसूस किया जाता है। जैसे ये खिंचता है यूरिन के भरने से तो ये रिसेप्टर CNS को सिग्नल भेजते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर भर गया, तो वो आएगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा और इसके यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, पिचकेगा, और यहाँ पर 2 स्पिंक्टर है। 2 स्फिंक्टर मतलब यहाँ पे 2 ढक्कन हैं, 2 फ्लैप हैं। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, ये हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है। इन दोनों को रिलैक्स करवाया जाएगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा। इसे मिक्चुरेशन बोलते हैं। एक इंसान एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट करता है, जिसके अंदर 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। और इस यूरिन के येलो कलर का यूरिन है, ये इसका कलर लिखा हुआ येलो कलर का, और इसके अपनी एक ओडोर होती है, और इसके अंदर अगर ग्लूकोज मिल जाए तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, और अगर कीटोन मिल जाए तो उसे कीटोन यूरिया बोलते हैं। इस यूरिन से हम बहुत सी बीमारियों को पता कर सकते हैं। कीटोन और ग्लूकोज का मिलना इस बात का संकेत है कि इस इंसान को एक बीमारी है, और बीमारी का नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज मिल जाए या कीटोन मिल जाए तो ये इस बात का संकेत है कि इंसान को डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर हो गई है। इसके अलावा बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीशन करवाती हैं, तो याद रखना, लंग्स भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 200 ml पर मिनट। उसके अलावा लीवर जो है वो एक्सक्रीट करवा रहा है 2 तरह के पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलवर्डिन, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके साथ साथ स्वेट निकल रहा है जिसमें NaCl भी है और कुछ यूरिया भी है, और एक ग्लैंड है सेबेशियस ग्लैंड जो कि एक वैक्स निकालता है, उसका नाम है सीबम। उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन। उसके बाद डिसऑर्डर किडनी के, सबसे पहले डिसऑर्डर किडनी का ख़राब हो जाना, ठीक से काम नहीं करना, तो बॉडी में यूरिया ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा, और ब्लड में यूरिया इकट्ठा होने को कहते हैं यूरीमिया। फिर इसके लिए इस इंसान को डायलिसिस टेक्निक बताई जाएगी और उससे डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस क्या, बॉडी से एक तरफ आर्टरी से खून निकालते जाएंगे और एक तरफ से डालते जाएंगे फिल्टर करके, कुछ ट्यूब से गुजारेंगे। उन ट्यूब में नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं होगा और कुछ पोर्स होंगे, तो खून उनसे गुजरते हुए नाइट्रोजनियस वेस्ट छोड़ता जाएगा और फिल्टर होता हुआ बॉडी में वापस चला जाएगा। उसके बाद रिनल फेलियर, बिल्कुल फेल हो गए तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और दूसरी बीमारी है रिनल कैल्कुलाई, पथरी बन जाना। किससे बनेगी, ऑक्सलेट के सॉल्ट से बनेगी। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जहाँ भी इस आ जाए समझ जाना सूजन है। अर्थराइटिस, जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलाई पे सूजन के आने को, इन्फ्लेमेशन के आने को कहते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पे पहले पेज में जो आपको याद करना वो ये है कि हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, मगर हर लोकोमोशन मूवमेंट है। वो मूवमेंट
जिसका रिजल्ट पोजीशन में चेंज हो जाना हो। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने अपने अंदर मूवमेंट किया पैरों में और मैं यहाँ पर आ गया, तो ये लोकोमोशन है और ये मूवमेंट भी है। लेकिन जब मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट तो है मगर लोकोमोशन नहीं है। तो लोकोमोशन कहते हैं वो मूवमेंट जिससे एक जीव की पोजीशन में, जगह में बदलाव आ जाए, वो कहीं और चला जाए। और ज़रूरी नहीं कि लोकोमोटरी ऑर्गन और मूवमेंट करने वाले ऑर्गन अलग अलग हो। जैसे पैरामीशियम का एग्जांपल यहाँ पर दिया है, उसके अंदर सीलिया होते हैं। कभी सीलिया के ज़रिए वो सिर्फ पानी को मूव करता है, कभी सीलिया के ज़रिए वो अपने आप को भी मूव कर देता है। फिर सीधा आपको जानना है इंसानों के अंदर कितने टाइप के मूवमेंट, 3 टाइप के मूवमेंट हैं, सीलियरी, एमीबॉइड, मस्कुलर। उसके बाद अगले पेज पे लिखा हुआ है सीलियरी मूवमेंट जो है वो इंसानों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ट्रैकिया के अंदर, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है। ओवा जो है वो सीलियरी मूवमेंट से ही मूव करता है। फैलोपियन ट्यूब में सीलिया लगे हुए हैं। उसके अलावा एमीबॉइड मूवमेंट जो है, अमीबा वाला मूवमेंट जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से होता है, वो हमें पाया जाता है मैक्रोफेजेस में, WBC में। और साइटोस्केलेटन जो है वो इस एमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और हमें जो बात करनी है मेन इस चैप्टर में वो है मस्कुलर मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट होता है मसल से। एक इंसान के अंदर जो वज़न है उसका 40 से 50% हिस्सा मसल की वजह से है। एक इंसान के वेट का 40 से 50% जो है वो मसल होती है उसके वेट में। और मसल हमारी बॉडी में 3 टाइप की है। बहुत ध्यान से सुनना, मसल हमारी बॉडी में 3 टाइप की है। पहली स्ट्रिएटेड, जिसे आप स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और यही वॉलेंट्री मसल भी है। दूसरी है नॉन स्ट्रिएटेड, इसे आप स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं, और ये इनवॉलेंट्री है। और एक बहुत मजबूत और यूनिक मसल है हमारी बॉडी में, दिल की मसल, कार्डियक मसल, जो दिखने में स्ट्रिएटेड है, धारियाँ धारियाँ सी हैं उसके अंदर, और काम में इनवॉलेंट्री है। हमें जो इस चैप्टर में बात करनी है वो इन मसल के बारे में बात करनी है। यही स्ट्रिएटेड मसल जो है वो हमारी बॉडी में लोकोमोशन में हेल्प करती हैं और हमारे स्केलेटल मसल को मूव करवाती हैं। तो अगर मैं स्ट्रिएटेड मसल की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक बड़ी मसल की बात करें हम बाइसेप के अंदर, तो इस बाइसेप के अंदर, बड़ी मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होंगे। और इन मसल बंडल के अंदर होंगे मसल फाइबर। और यही मसल फाइबर मसल सेल हैं, याद रहे। मसल बंडल का दूसरा नाम फेसिकल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है, वही मसल सेल है। तो अगर मैं मसल सेल यहाँ पर बनाऊं तो इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलिमा, इसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन हैं, बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दोबारा सुन लो, बड़ी मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल है। मसल सेल को ही फाइबर बोलते हैं, मसल फाइबर। उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलिमा, उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, और उसके ईआर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस मसल सेल के अंदर प्रोटीन के धागे हैं जिनका नाम है मायोफिब्रिल। इनका नाम है मायोफिब्रिल। और इस मायोफिब्रिल के अंदर अरेंजमेंट है, इस मायोफिब्रिल के अंदर अरेंजमेंट है एक्टिन और मायोसिन का। अगर मायोफिब्रिल के अंदर देखूं तो मुझे कुछ थिन फिलामेंट नज़र आएंगे। बहुत ध्यान से सुन लो, ये कुछ थिन फिलामेंट है जिनके बीच से एक लाइन जा रही है जिसे हम जेड लाइन बोलते हैं। ये जेड लाइन है थिन फिलामेंट के बीच से, और इनके बीच में यहाँ पर ये मायोसिन है, ये एक्टिन पतले पतले धागे, और ये थिक फिलामेंट मायोसिन। और 2 जेड लाइन के बीच की दूरी को बोला है सार्कोमेयर। ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा।
2 जेड लाइन के बीच की दूरी को बोला है। इसमें यहाँ पर इस जगह को, जहाँ पर सिर्फ मायोसिन है, एच जोन के बीच की दूरी, एक्टिन के बीच की दूरी है, इसे बोला है एच जोन। और ए बैंड की इसको मायोसिन की लेंथ को बोला है ए बैंड। और यहाँ एक और मायोसिन मान लो आगे, इधर भी मायोसिन होगा आगे। इस तरीके से ये अरेंजमेंट आगे बढ़ता जाएगा। तो 2 मायोसिन के बीच की दूरी को बोला है आई बैंड। अब एनसीईआरटी हमें बताती है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई धागा छोटा होता, ना कोई धागा बड़ा होता, ना एक्टिन की लेंथ पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना मायोसिन की लेंथ पे कोई फ़र्क पड़ता है। बस एक्टिन जो है वो स्लाइड कर जाता है मायोसिन के ऊपर, एक्टिन जो है वो स्लाइड कर जाता है मायोसिन के ऊपर। और इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान याद रहे, एच जोन छोटा होगा, रिड्यूस होगा कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, आई बैंड रिड्यूस होगा, ए बैंड वैसी का वैसी रहेगा, क्योंकि ए बैंड लेंथ है मायोसिन की। उसके बाद सवाल ये है कि ये कैसे ये स्लाइड कर जाते हैं, कैसे एक्टिन जो है वो स्लाइड कर जाता है मायोसिन के ऊपर। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा एक्टिन का। एक्टिन का स्ट्रक्चर ये है, 3 तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन मिले हुए हैं जिनसे ये एफ एक्टिन बन गया है। एफ एक्टिन के ऊपर यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट यहाँ पर। और इसके ऊपर एक प्रोटीन चढ़ा हुआ जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन को रोके हुए है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसका नाम है ट्रोपोनिन। तो 3 तरह के कंपोनेंट होगा एक्टिन में। वो पतला सा धागा जो भी आपने देखा था, ये पतला सा धागा, ये एक्टिन, इसको हमने डिटेल में देखा तो हमें अंदर ये दिखाई दिया, ये स्ट्रक्चर एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, और इसको ढके हुए है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो मायोसिन है ये पॉलीमर है मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन के 2 पार्ट है, ये हेड है HMM, इसके अंदर हेड और क्रॉस आर्म आती है, और ये LMM, ये टेल लाइट मीरोमायोसिन, और ये पूरा हिस्सा है ये हैवी मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन पे 2 जगह दिख रही होंगी आपको। एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट, वो जगह जो एक्टिन से जुड़ेगी इस जगह से, और यहाँ पर ATP टूटेगा, हेड के ऊपर ATP टूटेगा, और एक जगह है जो एक्टिन से जुड़ेगी। तो आप इमेजिन कर लीजिए, ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर इसकी जगह जगह से हेड निकले हुए हैं, हेड निकले हुए हैं, और ये इसकी टेल है यहाँ पर, ये जो इस डायग्राम में दिखा रखी है, ये हेड निकले हुए हैं सारे, और ये टेल से बना हुआ है। अब सवाल ये है स्लाइड होगा कैसे, तो बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये मसल सेल है, ये मसल सेल की मेम्ब्रेन, यहाँ से आया एक न्यूरॉन, और न्यूरॉन के बीच की जगह, इस जगह को बोला है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ से न्यूरॉन से सिग्नल आया, उसने यहाँ पर इसके अंदर वेसिकल भरे हुए थे, एक न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ दिया यहाँ पर। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है, याद रहे कॉन्ट्रैक्शन के लिए यही न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ छोड़ा गया, इसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर थे, रिसेप्टर्स के साथ जाके जुड़ा, तो अंदर कैल्शियम था ER में, अभी पढ़ा था आपने, वो कैल्शियम निकल के भागा, और जानते हो सीधा कहाँ जुड़ा, ट्रोपोनिन के ऊपर। यहाँ आके कैल्शियम बाइंड हो गया। जैसे ही कैल्शियम इससे बाइंड हुआ, ये रस्सी साइड हो गई, और जो बाइंडिंग साइट थी ये रही, ये बाइंडिंग साइट, मायोसिन की बाइंडिंग साइट, ये अनमास्किंग हो गई, इसकी खुल गई है। इधर ये जगह खुली मायोसिन बाइंडिंग साइट, इधर ATP टूटा। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, मान लो ये एक्टिन है, ये मेरा हाथ मायोसिन है, तो यहाँ पर जगह खुली, यहाँ पे ATP टूटा, तो ये जाकर अपनी जगह से जुड़ गया और क्रॉस ब्रिज बन गया, और क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इसने इसे पीछे खींचा। तो अब ज़रा खुद सोचो, ये सारे हेड जब इसको पीछे खींचेंगे तो एक्टिन जो है वो स्लाइड कर जाएगा मायोसिन के ऊपर, और इसी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा।
तो कैल्शियम गया, ट्रोपोनिन से जुड़ा, क्रॉस ब्रिज बना। याद रहे क्रॉस ब्रिज बना है एटीपी के टूटने से, और क्रॉस ब्रिज वापस टूट जाएगा नए एटीपी के आने से। क्रॉस ब्रिज बना है एटीपी के टूटने से, और नया एटीपी आएगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। उसके बाद हमारी बॉडी में 2 टाइप की मसल है, याद रहे, सीधा पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में ये। एक रेड मसल है, एक वाइट मसल है। रेड मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, वाइट मसल के अंदर ईआर ज़्यादा है। इसके अंदर एक पिगमेंट है मायोग्लोबिन ज़्यादा, ये ऑक्सीजन को स्टोर कर सकता है और इसी की वजह से ये रेड है। इसके अंदर मायोग्लोबिन बहुत कम है, ये ज़्यादा करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वाइट मसल के अंदर होता है, और इसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद अगर हम सीधी बात करें तो मैं आपको हड्डियाँ पूरी रिवाइज करवाऊंगा, भी ध्यान से सुनिए। हड्डियाँ हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में 2 तरह की चीज़ें हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट से बना हुआ है, और बाकी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से बनी हुई हैं। बोन्स हमारी बॉडी में 206 हैं, जिनको 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन 80 हड्डियाँ, अपेंडिकुलर बोन 126 हड्डियाँ। बहुत ध्यान से सुनते जाना, पहले भी याद करवाई तुम्हें क्लास में भी। 80 हड्डियाँ एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन 126 हड्डियाँ। एक्सियल बोन में 8 क्रेनियम की, 14 फेशियल की, 1 हायोइड बोन, 1 स्टर्नम, 24 पसलियाँ, 26 वर्टिब्रल कॉलम। 8 क्रेनियम, 14 फेशियल, 1 हायोइड, 1 स्टर्नम, 24 रिब्स, 26 वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम में 8 हड्डियाँ हैं, 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, और 1 स्फेनॉइड, 1 एथोमॉइड ब्रेन के बेस में। 14 फेशियल बोन है, 2 जाइगोमेटिक, 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल, 2 नेजल बोन, 2 नेजल कॉन्काय, 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन और 1 वोमर। उसी के साथ 1 हायोइड बोन है, 24 पसलियाँ, 12 पेयर में है, 7 पसलियाँ ट्रू रिब्स जो आगे स्टर्नम से जुड़ी है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। 3, 8, 9 और 10 पसलियों का पेयर जो है, रिब्स जो है वो फॉल्स रिब्स हैं, वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए मगर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए। और 2 रिब्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स हैं, वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हैं और आगे से स्टर्नम से किसी भी तरह से नहीं जुड़ी हुई। फॉल्स रिब्स जो हैं वो इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं स्टर्नम से, और फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं है। उसके बाद अगर हम अपेंडिकुलर बोन्स की बात करें तो अपेंडिकुलर बोन्स, ध्यान दो ज़रा। अपेंडिकुलर बोन हाथों की हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ, और वो हड्डियाँ जो हाथों की हड्डियों को एक्सियल बोन से जोड़ रही हैं और जो पैरों की हड्डियों को एक्सियल बोन से जोड़ रही हैं। हाथों की हड्डियों में 1 ह्यूमेरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 फेलेंजिस। ऐसे ही ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 फेलेंजिस, 30 हड्डियाँ इस हाथ में, 30 हड्डियाँ इस हाथ में, ये 60 हड्डियाँ हो गई। ऐसे 60 हड्डियाँ पैरों में है, 30 इस पैर में, 30 इस पैर में, 1 फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला नीचे, पटेला, नी कैप जो है, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजिस। और उसके बाद जो हड्डियाँ तुम भूल जाते हो बार बार वो हैं गर्डल्स। गर्डल्स 2 टाइप के हैं, पेक्टोरल गर्डल्स जो हाथों को एक्सियल बोन से जोड़ते हैं, पेल्विक गर्डल जो पैरों को एक्सियल बोन से जोड़ते हैं। पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डियाँ इस तरफ हैं, 2 हड्डियाँ इस तरफ हैं, पीछे 1 स्कैपुला, 1 क्लेविकल, 1 स्कैपुला, 1 क्लेविकल, और इसके अंदर जो गड्ढा है वो कैविटी जिससे ह्यूमेरस जुड़ी हुई है हाथ की हड्डी, उसका नाम है ग्लोनॉइड कैविटी। ऐसे पेल्विक बोन में 1 बोन इस तरफ, 1 बोन इस तरफ, उसका नाम है कॉक्सल बोन, और कॉक्सल बोन के अंदर जो कैविटी है जिससे फीमर जुड़ी हुई है उसका नाम है एसिटेबुलम। उसी के बाद हमारी बॉडी में जॉइंट 3 तरीके के हैं। फिब्रस जॉइंट जो कोई मूवमेंट नहीं करवाएंगे, क्रेनियम के अंदर होते हैं। कार्टिलेजिनियस जॉइंट थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होते हैं। और साइनोवियल जॉइंट सुन लो ध्यान से, साइनोवियल जॉइंट जिनके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट होता है और इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करवा रहा है, हर जगह मूवमेंट हो सकता है इसके अंदर, ह्यूमेरस और इस ग्लेनॉइड कैविटी के अंदर है। ऐसे हिंज जॉइंट होता है एक, नी के अंदर सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट होगा। कार्पल के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट, मेटाकार्पल ऑफ थंब और कार्पल के बीच में सैडल जॉइंट, और एटलस और एक्सिस पहली वर्टिब्रल कॉलम और दूसरी वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी के बीच में जॉइंट है, पाइवेट जॉइंट, जो इस तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है।
उसके बाद इस चैप्टर की बीमारियां बहुत ज़रूरी हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? हमारे इम्यून सिस्टम ने ही अटैक कर दिया। कहाँ पर अटैक कर दिया? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अभी दिखाया था ना, मसल सेल और ये न्यूरॉन, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था, यहीं पर अटैक कर दे रिसेप्टर पे, तो अब इस इंसान को कॉन्ट्रैक्शन को कोई सिग्नल ही नहीं मिल पाएगा, तो ये पैरालाइज्ड हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा इसे। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल डिजनरेट होने लगेंगी, इंसान की मसल डिजनरेट हो जाएंगी। टेटनाई कहते हैं लो कैल्शियम की वजह से रैपिड स्पाज्म, मसल के अंदर खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, लो कैल्शियम की वजह से बीमारी है कि। और अर्थराइटिस में फिर टिस आ गया तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट पे खासकर घुटनों पे सूजन का आ जाना लंबे समय तक, उसे अर्थराइटिस कहते हैं। और अगर ये अर्थराइटिस, ये सूजन जो है वो यूरिक एसिड के जमा होने से आई है तो उसे गाउट बोलेंगे। और एक बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हड्डी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, इतना कमज़ोर कि उसकी डीमिनरलाइजेशन होने लगे, उसमें छोटे छोटे पोर्स खुलने लगे। और ये छोटे छोटे पोर्स जो हैं वो अक्सर, ये हड्डियाँ जो कमज़ोर हुई हैं वो अक्सर उन औरतों को ज़्यादा ख़तरा है इसका जो मेनोपॉज में जा चुकी हैं, क्योंकि उनके अंदर एकदम से ईस्ट्रोजन की कमी होती है और ईस्ट्रोजन की कमी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस करवाती है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत छोटा चैप्टर। हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, दो तरह के सिस्टम कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, एक न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में न्यूरल सिस्टम की बात हुई भी है और न्यूरल सिस्टम का जो मेन सेल है वो है न्यूरॉन। उसके अलावा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हमने कुछ कैटेगरी में बांटा है। जैसे आप कह सकते हैं ये न्यूरल सिस्टम, इसके दो पार्ट, CNS और PNS। CNS के अंदर ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, और PNS के अंदर वो सारी नर्व आ गई जो इनसे निकल रही है और इन तक सिग्नल लेके आ रही है। PNS दो टाइप का, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम तक सिग्नल लेके जाएगा, वॉलंटरी सिग्नल जो होते हैं, और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलंटरी ऑर्गन तक। इसके भी दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये इमरजेंसी कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में। उसी के साथ साथ एफरेंट फाइबर हैं और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर कौन से हैं? जो नर्व ट्रांसमिट करें टिश्यू से CNS तक, वो एफरेंट, और जो CNS से टिश्यू तक लेकर जाएं वो इफरेंट। उसके बाद सीधा इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। इसका जो न्यूरल सिस्टम का जो मेन सेल है, फंक्शनल यूनिट है, वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन के तीन पार्ट हैं, ये सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन। सेल बॉडी और डेंड्राइट के अंदर ही आपको छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। और अगर इस एक्सॉन को देखें तो इस एक्सॉन के आगे ऐसे साइनेप्टिक नोब बनी हुई हैं, ये साइनेप्टिक नोब है इसकी, और एक्सॉन के ऊपर यहाँ पर श्वान सेल है। इस श्वान सेल के आधार पे हमने न्यूरॉन को दो कैटेगरी में बांटा है, और वो दो कैटेगरी कौन सी है? जिसमें श्वान सेल माइलिन शीट बना दे वो माइलिनेटेड, और जिसमें श्वान सेल माइलिन शीट नहीं बनाते वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाते हैं। और एक कैटेगरी और बनाई है हमने इनकी, न्यूरॉन के अंदर सिर्फ एक्सॉन है अगर तो यूनिपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइड है तो बाईपोलर, और अगर एक एक्सॉन कई सारे डेंड्राइड है तो मल्टीपोलर। उसके बाद दो माइलिन शीट के बीच की दूरी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। दो माइलिन शीट के बीच की दूरी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे होता है अलोंग द एक्सॉन, तो इस टॉपिक में से एक्सॉन के अंदर, यहाँ इस एक्सॉन में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, कहना जी तीन बातें याद हैं इसमें से, हमें मेन बातें सुन लीजिए। डीपोलराइजेशन हुआ है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से, रीपोलराइजेशन हुआ है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से,
और पोलराइज्ड स्टेट में होता है जब न्यूरॉन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो हर वक्त 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर। ये बात याद रखनी है आपको, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर। ये 3 बातें याद कर लो इस टॉपिक से। इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से डीपोलराइजेशन, करंट आगे बहने लगा। रीपोलराइजेशन, दोबारा पोलराइज स्टेट में लाया गया इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम की वजह से, और उस पोलराइज स्टेट को मेंटेन कर रखा है सोडियम पोटेशियम पंप ने। उसके बाद एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कैसे जाते हैं? जब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन मिलते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उस जगह को बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत फास्ट होते हैं मगर रेयर होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स पाए जाते हैं। साइनेप्स है क्या, ध्यान से सुन लो। मान लो ये एक न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब है और ये दूसरा न्यूरॉन है, उसका डेंड्राइट या उसकी सेल बॉडी। इस जगह को बोलते हैं साइनेप्स और इस बीच की जगह को बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो होगा क्या, केमिकल साइनेप्स में यहाँ पीछे से सिग्नल आया, कैसा आया अभी हमने देखा। तो यहाँ इसके अंदर कुछ वेसिकल्स भरे हुए हैं और वेसिकल्स के अंदर है प्रोटीन, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो हुआ क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके जैसे सिग्नल पीछे से आया इस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो गए और सारे न्यूरोट्रांसमीटर अपने यहाँ छोड़ दिए। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा और अगले न्यूरॉन को सिग्नल मिल जाएगा जो पिछले न्यूरॉन से आया है। इसे साइनेप्स बोलते हैं। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ होता है, याद रखिएगा ये बात। केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ होता है। उसके बाद हमें ब्रेन की बात करनी है। ब्रेन जो है वो 8 हड्डियों के बीच में रखा हुआ है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। उसके अंदर भी 3 लेयर हैं, क्रेनियल मेनिंजेस कहते हैं उनको। सबसे ऊपर वाली ड्यूरा मैटर, उसके अंदर एरेक्नोइड, उसके अंदर पाया मैटर। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम और वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो आप ब्रेन में ऊपर जो कुछ देखते हैं वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम को 2 हिस्सों में बांटा, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो नीचे से जुड़े हुए एक स्ट्रक्चर से, उसका नाम है कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम नीचे से जुड़े हुए हैं। इसी सेरिब्रम के अंदर कुछ सेंसरी एरिया हैं जो सेंस करते हैं, कुछ मोटर एरिया हैं जो सिग्नल देते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में आपकी मेमोरी स्टोर होती है, यही कम्युनिकेशन में काम करता है, यही थिंकिंग प्रोसेस में काम करता है। और सेरिब्रम का ऊपरी हिस्से को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वो जो ऊपरी हिस्सा है वो ग्रे मैटर है। सेल बॉडी ज़्यादा होने की वजह से वो ग्रेइश अपीयरेंस देता है, वो ग्रे मैटर है। और सेरिब्रम के अंदर का हिस्सा जो है वो वाइट मैटर है, माइलिन शीट की वजह से। याद रखना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ये। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर, सेल बॉडी की वजह से। अंदर का हिस्सा वाइट मैटर, माइलिन शीट की वजह से। उसके बाद हाइपोथैलेमस, सबसे मेन पार्ट ब्रेन का। सबसे मेन किस चीज़ में? टेम्परेचर को मेंटेन करने में। ये थर्मो रेगुलेशन करता है। हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्योंकि हम पॉइक्लोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो हमें हर वक्त अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसलिए थर्मो रेगुलेशन भी करता है, हमारे खाने को, ईटिंग अर्ज को और थर्स्ट को यही कंट्रोल करता है। और थैलेमस जो है वो कोऑर्डिनेशन करवाता है हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के बीच में। उसके अलावा सेरिब्रम के अंदर कुछ डीप स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस। अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। लिम्बिक सिस्टम इंसान के वो सारे इमोशनल कंट्रोल करेगा जिसमें इंसान बावला हो जाता है, जैसे कि एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर। ये सारे जो इमोशन है वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन के अंदर 4 लोब हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। इनके काम एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए, यहाँ पर वैसे ऑडियो रिफ्लेक्स और विजुअल रिफ्लेक्स होते हैं। और एक डक्ट जा रही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। उसके बाद 3 पार्ट है हिंड ब्रेन के,
और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। सेरिबेलम जो है वो बैलेंस प्रोवाइड करवाएगा बॉडी में। मेडुला जो है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करेगा और पॉन्स जो है वो ब्रीदिंग को ऑल्टर करवाएगा। उसके साथ साथ 3 पार्ट मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जैसे कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर जो है वो हमारा वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। भाई न्यूरल कंट्रोल जो है वो हमारी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन देता है, बहुत फास्ट भी है। लेकिन हमें एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए था कि जो ब्लड में कुछ केमिकल छोड़ दे और वो केमिकल पूरी बॉडी को बता दे कि भाई अब ये काम करना है अपने टारगेट ऑर्गन को जाके और ये काम नहीं करना। और उसी केमिकल को, उसी ऐलान करने वाले केमिकल को कहते हैं हार्मोन्स, जो बॉडी में ब्लड में निकलता है और हर ऑर्गन को पता चल जाता है, टारगेट ऑर्गन को, कि हमें क्या करना है। तो इसकी डेफिनेशन है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ऐसे केमिकल है जिनके अंदर न्यूट्रिशन कोई नहीं है, 2 सेल के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं और प्रोड्यूस होते हैं ट्रेस अमाउंट में, थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनते। और जो भी सेल का गुच्छा बॉडी में ये हार्मोन निकालेगा उसको हम बोल देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल और गोनाड्स। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। अब इनका काम पढ़ना है, बस हमें याद रहे और जल्दी से मैं रिपीट करवा रहा हूँ उनका काम, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हाइपोथैलेमस के जो भी हार्मोन निकलेंगे वो या तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ निकलवाने के लिए होंगे या कुछ रुकवाने के लिए होंगे, ये जाकर उसमें स्टोर हो जाएंगे। हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पोर्टल सिस्टम से जुड़ी हुई है एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के 2 हार्मोन पहले याद कर लो, GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोफिन रिलीज करवाते हैं। गोनाडोट्रोफिन मतलब LH और FSH। और एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन जो जाकर ग्रोथ हार्मोन को रुकवा देगा। उसके बाद अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट, एडिनोहाइपोफिसिस, न्यूरोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस के 2 पार्ट, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस जो है वो 6 हार्मोन निकालता है, GH, TSH, PRL, LH, FSH, ACTH। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। उसी के साथ साथ पार्स इंटरमीडिया MSH निकालता है और पार्स नर्वोसा जो है वो 2 हार्मोन स्टोर करके रिलीज करता है। एक का नाम है ADH, जिसका काम अभी हमने किडनी वाले चैप्टर में देखा था, जिसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। और एक है ऑक्सीटोसिन जो बॉडी में जगह जगह जहां भी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होगी वहां विग्रस कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। GH ग्रोथ हार्मोन है, अगर एडल्ट में ज़्यादा निकले तो एक बीमारी होगी, नाम है एक्रोमेगाली। उसके बाद पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकालता है मेलाटोनिन। कोई पूछे मेलाटोनिन क्या करता है? कहना मेलाटोनिन जो है वो हमारी डायर्नल साइकिल को कंट्रोल करता है, मतलब 24 आवर के रिदम को, सर्केडियन रिदम को, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक। जिस वक्त हमें सोने की आदत होती है उसी वक्त नींद आती है, जिस वक्त हमें खाने की आदत होती है उसी वक्त भूख लगती है, सारे काम मेलाटोनिन कंट्रोल करेगा। उसके साथ साथ फीमेल के अंदर मेस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये ट्रैकिया के ऊपर होता है, इसके अंदर फॉलिकुलर सेल है, स्ट्रोमल सेल है। थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 तरह के 3 हार्मोन निकालेगा, T3, T4 और TCT। पहले T3 और T4 का काम सुन लीजिए। T3, T4 जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा, मतलब एक इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म कितना तेज होगा, कितना हल्के होगा, ये T3, T4 कंट्रोल करते हैं। और उसके साथ साथ ये T3, T4 रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करवाएंगे और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आएंगे। अगर T3, T4 कम निकले तो हाइपोथायराइडिज्म जो आयोडीन की कमी से होगा और उसमें गाइटर हो जाएगा। और T3, T4 ज़्यादा निकले तो हाइपरथायराइडिज्म जो नोड्यूल्स बनने से होगा। दोबारा सुन लो, T3, T4 कम निकले हाइपोथायराइडिज्म, T3, T4 ज़्यादा निकले हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज़ होगी। और हाइपोथायराइडिज्म में अगर ये प्रेग्नेंट औरत को हो जाए, जिसके चांस ज़्यादा रहते हैं, तो बच्चे को डीफ म्यूटिज्म हो सकता है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, हाइट छोटी रह सकती है। उसके साथ साथ वो मेंटल रिटार्ड हो सकता है और उसका IQ बहुत लो हो सकता है। अगला ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा, पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है PTH, जिसका काम है ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ाना। ये हाइपर कैल्शियमिक है। तो थायराइड ग्लैंड से जो तीसरा हार्मोन निकल रहा था TCT, ये कैल्शियम को कम करता है, ये हाइपोकैल्शियमिक है। मतलब ये दोनों मिलकर
ये दोनों मिलकर अपोजिट काम करके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट हार्मोन। पीटीएच हाइपर कैल्शियमिक, कैल्शियम को बढ़ाता है, टीसीटी हाइपो कैल्शियमिक, कैल्शियम को कम करता है, दोनों मिलके हो गया एंटागोनिस्ट। उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो है वो थाइमोसिन निकालता है। थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करवाएगा, और टी लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड डिजनरेट होता जाता है, इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनके इम्यून सिस्टम सही नहीं होता, काम नहीं करता, इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है। उसके बाद अगला ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एड्रेनल ग्लैंड के दो पार्ट, एड्रेनल मेडुला बीच वाला और एड्रेनल कॉर्टेक्स उसका साइड वाला। एड्रेनल मेडुला जो है वो जितने भी हार्मोन निकालेगा उनको कैटेकोलोमाइंस बोलेंगे, एमरजेंसी हार्मोन है, फ्लाइट में निकलेंगे, फ्राइट में निकलेंगे और उसके साथ साथ फाइट में निकलेंगे। 3F हार्मोन बोलते हैं इनको। और ये एड्रेनल मेडुला के हार्मोन बॉडी में निकल के वो सारे काम करेंगे जो इमरजेंसी में ज़रूरी है बॉडी की एनर्जी की नीड को बढ़ाने के लिए, जैसे कि दिल की धड़कनों को बढ़ा देंगे और ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देंगे जिससे एनर्जी ज़्यादा मिले। और एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर से बहुत तरह के हार्मोन निकलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी 3 लेयर हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, और इससे जो भी हार्मोन निकलेगा उसे कॉर्टिकॉइड बोलेंगे। वो कॉर्टिकॉइड जिसका लेना देना कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से हो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल के बारे में याद रखना ये बात, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, स्ट्रेस में निकलता है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि कॉर्टिजोल बॉडी में निकल रहा होगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा होगा। उसके साथ साथ वो कॉर्टिकॉइड जिसका लेना देना मिनरल्स और आयंस के मेटाबॉलिज्म के साथ हो उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम है एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम अभी हमने किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये डीसीटी से सोडियम और पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है। उसके साथ साथ पैनक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं। पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब अपना सिक्रीशन ये डक्ट में भी डालता है एक्सोक्राइन, और ब्लड में भी डालता है एंडोक्राइन। और इसका जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसमें कुछ सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, जो मिलकर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं। अल्फा सेल जो है वो निकालेंगे ग्लूकागॉन, और बीटा सेल जो है वो निकालेंगे इंसुलिन। बहुत ध्यान से सुन लो, ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक है, मतलब इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाना, और इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक है, इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज को कम करना। ये ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ये ग्लूकोज को कम करेगा, इसलिए दोनों एंटागोनिस्ट हैं। और इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होती है, नाम जानते हैं आप, बहुत मशहूर बीमारी है, नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे आप हिंदी में शुगर भी कहते हैं। उसके बाद जो अगला ग्लैंड है हमारे पास वो टेस्टिस है। टेस्टिस से जो मेन हार्मोन निकलते हैं वो एंड्रोजन से, और एंड्रोजन का मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। कोई पूछे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, कहना पुरुषों में जो भी पुरुषों वाली बातें वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है भाई। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करना, प्यूबिक हेयर आना, आवाज़ की पिच लो हो जाना, भारी आवाज़ हो जाना, ये सब एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के काम है। और ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन निकालता है कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड के अंदर एल्विलाई फॉर्मेशन करवाता है, जिसके अंदर मिल्क स्टोर होता है, सिक्रीट होता है। और प्रोजेस्टेरोन साथ साथ सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इन ग्लैंड्स के अलावा बॉडी में बहुत से हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि किडनी से एरिथ्रोपोएटिन निकलता है जो कि एरिथ्रोपोएसिस करवाता है, आरबीसी फॉर्मेशन। उसके साथ साथ हमारे जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से 4 हार्मोन निकलते हैं। याद रहे इनका नाम आपको, गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये शुरू के 3 जीआईटी में कुछ सिक्रीट करवाएंगे, और ये चौथा हार्मोन जीआईपी ये कुछ रुकवाएगा। कुछ क्या रुकवाएगा? इन तीनों का सिक्रीशन रुकवाएगा।
गैस्ट्रिन क्या निकलवाता है, कहना गैस्ट्रिन निकलवाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजन। सिक्रेटिन निकलवाएगा वाटर और बाइकार्बोनेट। और कोलेसिस्टोकाइन निकलवाएगा बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम। और ये जो GIP है ये इन सब के काम को रुकवा देगा। GIP इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। उसके साथ साथ कुछ ग्रोथ लाइक फैक्टर भी निकलते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन दो टाइप का होगा। कुछ हार्मोन होंगे जिन्हें हम लिपिड इनसॉल्यूबल बोलेंगे, इनको जनरली हम पेप्टाइड हार्मोन बोल देते हैं। ये जाएंगे और सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ सिग्नल देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और न्यूक्लियस तक सिग्नल लेके जाएगा। इस कंडीशन में कोई सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर कैल्शियम। और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है दूसरे तरह के हार्मोन लिपिड सॉल्यूबल, जिन्हें जनरली आप स्टेरॉइड्स बोल देते हैं। और ये लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन जो है वो सेल के बाहर नहीं, सीधा सेल के अंदर न्यूक्लियस पे जाके रिसेप्टर पे अपना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं? 3 याद कर लो, बाकी सारे पेप्टाइड होंगे। टेस्टिस से निकलने वाला हर हार्मोन, ओवरी से निकलने वाला हर हार्मोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हर हार्मोन। टेस्टिस, ओवरी, एड्रेनल कॉर्टेक्स, वो सारे ये ऐसे काम करते हैं, लिपिड सॉल्यूबल हैं। और इसके अलावा जितने भी हार्मोन हैं वो ऐसे काम करते हैं, लिपिड इनसॉल्यूबल हैं। इसी के साथ आपकी इसकी मेन बातें भी ख़त्म। मुझे उम्मीद है आप ये 6 चैप्टर यहाँ से याद कर लेंगे और इसकी बेसिक बातों को समझ लेंगे। यहाँ पर ह्यूमन फिजियो ख़त्म हुई।